चलिए उसके बाद क्या है, हमने देखा कि वो जो बच्चा है उसकी जो रॉट मेमोरी होती है, लर्निंग मेमोरी, वो बहुत शार्प होती है। मीन्स वो चीज़ों को, फ़ोन नंबर्स को और नेम्स को बहुत आसानी से लर्न कर सकता है। और वो रिपीटिव मोटर मैकेनिज़्म दिखाता है, मैनरिज़्म दिखाता है। मीन्स वो एक ही चीज़ को, एक ही एक्टिविटी को बार बार रोट करता रहे, रिपीट करता रहता है। जैसे क्लैपिंग कर रहा है बैठे बैठे, या हंस रहा है, ऐसे करके। मीन्स वो जो बिहेवियर है उसका रिपीटिंग बिहेवियर होता है। उसकी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो एक ही टाइप के बिहेवियर को बार बार रिपीट करता रहता है। उससे नेक्स्ट जो हमारे डिसेबिलिटी है वो है सेरेब्रल पैल्सी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। दीज आर द फिजिकल डिसेबिलिटीज़। ये फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आती हैं दोनों। तो देखिए, सेरेब्रल पैलिसी क्या होती है, एक डिसऑर्डर होता है दैट कॉजेज प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड द बैलेंस। इट रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज टू द ब्रेन। मीन्स ये भी एक आप कह सकते हो कि न्यूरोलॉजिकल ही होती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट में कमी आ जाती है कुछ, यानी हमारा ब्रेन या तो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता या कुछ और प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से जो है हमारे चलने फिरने में, या आपने कई बच्चे देखे होंगे वो मीन्स खड़े नहीं हो पाते हैं अच्छे से। उनके हाथ पैर ठीक होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी वो खड़े नहीं हो पाते, अच्छे से चल नहीं पाते। उनके अंदर जो डिसऑर्डर या जो डिसेबिलिटी होती है वो सेरेब्रल पैल्सी होती है। मीन्स उनका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ, वो ब्रेन जो है वो ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है। द फिज़िकल ये जो डिसेबिलिटी के साथ साथ हमारी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी ना, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये नहीं कि सेरेब्रल पैलिसी हो गई तो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब प्रॉब्लम्स भी ज़्यादातर रहती ही हैं। ठीक है, को एग्जिस्ट करती हैं विद इस प्रॉब्लम के साथ। और जो सेरिब्रल पैलिसी होती है वो एक हेरिडिटरी नहीं है, और ये एक डिजीज़ नहीं है। इज़ नॉट हेरिडिटरी और इट इज़ नॉट अ डिजीज़ नॉर इट इज़ इन्फेक्शस। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है ये। ठीक है। तो ऐसे बच्चों की जो है वो इम्प्रूवमेंट का भी बहुत स्कोप होता है। और उसके लिए हमारे पास ये एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, वहाँ पे दिया हुआ है। एक ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान एसएससी के अंडर, तो वहाँ पे दिया हुआ है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझ आना चाहिए सेरेब्रल पैलिसी क्या है। उसके बाद है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये भी फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है एक टाइप की। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो किसी चीज़ को उठाने में, यानी मस्कुलोस्केटर और नर्वस सिस्टम, मीन्स किसी चीज़ को उठाने में, रखने में, या ये सब काम करने में क्या होता है, डिसेबल होता है। ठीक है। और एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी ये जो डिसेबिलिटीज़ होती है ना, इंटेलेक्चुअल, इस टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ होती है उनको मीज़र करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट, एक अडेप्टिव स्केल। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हम स्टूडेंट का आईक्यू मीज़र करते हैं। आईक्यू आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम फिर से पढ़ेंगे। इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है। और दूसरा अडेप्टिव स्केल। अडेप्टिव स्केल में हम उसकी क्या है, डिग्री और लेवल ऑफ एबिलिटी देखते हैं, यानी आसपास के एनवायरनमेंट के साथ वो कितना, अडेप्टेशन का मतलब कितना एडजस्ट कर सकता है, इंट्रैक्शन कर सकता है। ठीक है। इन दोनों के थ्रू हम किसी की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को मीज़र करते हैं। अब ये है, अगर आपके पास फिज़िकली इम्पेयर्ड कोई स्टूडेंट्स है, यानी सेरेब्रल पैलिसी या लोकोमोटर डिसेबिलिटी का है, तो उसको हम लोग क्लास में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़, हमें उसको वेलकमिंग इन्वायरमेंट और मीन्स उसके लिए सीट, उसको क्लास में अच्छे से फील कराना है, जैसे बाकी लोगों को करा रहे थे। उसको ऑड फील नहीं कराना है हमें। दूसरा, चिल्ड्रन को बैठने की जो सीटिंग है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, प्रॉपर पोस्चर, यानी उसको बैठने की जो है वो प्रॉपर जगह देनी चाहिए, उसकी जगह फिक्स करनी है। और उसके लिए जो टेबल या डेस्क है वो भी हमें उसकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और दूसरा, वो जो है फ्री मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स विद इन द क्लास मस्ट बी इंश्योर्ड। और हमें ये भी इंश्योर करना है कि बाकी बच्चों की तरह वो भी क्लासरूम में फ्रीली मूव कर सकें।
स्टूडेंट्स कैन बी शोन पिक्चर, और बाकी सब कुछ चीज़ें पढ़ाने की जो है वो वही रहेंगे। हमें डिफरेंट डिफरेंट TLMs, टीचिंग लर्निंग एड यूज़ करने हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज़ करना है, वो सब कुछ सेम रहता है हर एक उसमें डिसेबिलिटी में, ठीक है। तो इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादातर यही है। अच्छा, अब इसके बाद इनका वो आता है CC, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, कि इन बच्चों की हम इवेलुएशन कैसे करेंगे। तो वो सारा कुछ जब हम CCE पढ़ेंगे तो उसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं अलग से नहीं करा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले आप लोगों को CCE बताना पड़ेगा, ये क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ लेंगे उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इन सब पे बेस्ड 2 बुक्स हैं। एक बुक मैंने कल दिखाई थी, एक बुक NCERT ने बनाई हुई है, एक बुक CBSE की है, ठीक है। वो दोनों बुक्स का जो लिंक है, इनकी PDF अवेलेबल है, वो जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से देख के वो बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर और भी डिटेल में दिया हुआ है। बाकी नोट्स तो इतने ही हैं, इससे ज़्यादा आई थिंक कुछ नहीं है उसमें। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। इन आवर सीरीज़ इन दिस वी आर लर्निंग अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन, और जो पिछले इसके हमारे 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं वो सब आप पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने VI, विजुअली इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ा था और कुछ जर्नल डिस्कशन किए थे। अब आज हम पढ़ेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट। देखिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब सबको पता है, जो सुन नहीं सकते हैं। तो ड्राफ्ट राइट्स ऑफ द पर्सन, जैसे यहाँ पे हर एक के अकॉर्डिंग वो हैं। विजुअल का अलग था, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। डिसेबिलिटी बिल जो है वो अलग अलग हैं, हर एक के जो राइट्स हैं। ये डिसेबिलिटी बिल 2012 के अकॉर्डिंग जो HI है वो क्या करता है, लॉस ऑफ 60 डेसीबल, आपको पता होगा DB डेसीबल में मीज़र की जाती है हियरिंग जो कैपेसिटी होती है हमारी, ठीक है। तो इसके ज़्यादा वाले जो है लॉस ऑफ, अगर इससे कम इससे ज़्यादा के लेवल को अगर हम नहीं सुन सकते तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो दोनों ईयर्स में भी हो सकती है या एक ईयर में भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, वो नेचुरल भी होती है, यानी हमारी जो सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। कई बार हमें किसी इंजरी की वजह से भी हो जाता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, या फिर कई बार जो है वो बाय बर्थ होता है, मीन्स हमारी जो सेंस ऑर्गन है, हियरिंग सेंस ऑर्गन, वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, उन बच्चों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, चेक लिस्ट है उन बच्चों के लिए। वो बच्चे जो हैं लाउड साउंड, जब हम चिल्ला के बोलते हैं तो भी वो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। वो कई बार बच्चे क्या करेंगे, ऐसे टेढ़ा, मतलब एक कान से सुनने की कोशिश करते हैं। द चाइल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम टू हियर व्हेन स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ डिस्टेंस, मीन्स अगर किसी बच्चे के सामने से बोल रहे हैं तो वो हमारे लिप्स को पढ़ के आंसर दे पा रहा है, लेकिन जब हम उस बच्चे के पीछे से बोल रहे हैं, बैक से बोल रहे हैं, बिहाइंड से बोल रहे हैं, तो उसको पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। द चाइल्ड हैज़ अ वॉइस प्रॉब्लम एंड मिस प्रोनाउंसिएशन, मीन्स वो बच्चा जो है आधे से ज़्यादा वर्ड्स को गलत बोलता है और उसको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। स्पीच इज़ ईदर टू लाउड और सॉफ्ट, और वो बच्चे जो हैं टीवी या कोई भी साउंड सिस्टम है वो बहुत तेज़ आवाज़ में सुनते हैं। अब हम देखते हैं, ये छोटा सा ही टॉपिक बचा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद कोशिश करेंगे कभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज़ भी करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम, मीन्स अब HI वाला अगर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा हमारी क्लास में है तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो वही, हमें उस बच्चे को, हमें जो क्लास की सीटिंग है वो या तो सेमी सर्कल या सर्कल में करनी है ताकि वो हर एक बच्चे को देख सके। अलाउज ऑल द स्टूडेंट टू सी ईच अदर, ताकि सारे बच्चे एक दूसरे को देख सके, क्योंकि अभी मैंने बोला कि वो बच्चे लिप्स को देख के, लिप सीइंग करके चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है, वो आइडिया लगा सकते हैं क्या बोला जा रहा है। तो इसलिए जो है वो क्लासरूम की सेटिंग कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि हर बच्चे एक दूसरे के फेस को देख पाएँ।
avoid drawing too much attention to the learner with a child। जब हमें क्या करना है, बार बार उसी बच्चे पे फोकस नहीं करना है। अगर बार बार हम उसी बच्चे पे फोकस करेंगे तो उसको थोड़ा ओड लगता है क्लास में कि बार बार मुझे ही टोका जा रहा है। हमें उसको बाकी बच्चों की तरह ही इंक्लूड करना है। वाइल शोइंग डायग्राम, जब कभी भी हम उसको कोई डायग्राम या पिक्चर दिखा रहे हैं तो हमें थोड़ा धीरे, स्लो स्पीच, धीरे धीरे बोलना है ताकि वो हमारे एक्सप्रेशन से चीज़ों को समझ सके। दूसरा, जब भी हम क्लास में कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो हम चीज़ों को एक्सप्रेशन के साथ पढ़ा सकते हैं। जैसे हाथों के एक्सप्रेशन कर सकते हैं, हाथों से इशारे कर सकते हैं। वो अभी मैं एक दो पिक्चर भी दिखाऊंगी। जितना ज़्यादा हो सके उन बच्चों को हमें क्या करना है, रियल ऑब्जेक्ट्स दिखानी है, पिक्चर्स दिखानी है। हमें छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करने हैं और एकदम क्लियर स्पीच करना है। बहुत ही क्लियरली बातें करनी है और जो सेंटेंसेस हैं वो स्मॉल स्मॉल होने चाहिए हमारे, ठीक है, ताकि वो बच्चे आसानी से समझ पाए कि क्या बोला जा रहा है। आप कई बार जैसे जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके की पॉइंट्स जो हैं बोर्ड पे या चार्ट पे लिख सकते हैं। चार्ट बनाते हैं ना हम बच्चों के लिए, वो एक हमारा TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ठीक है, टीचिंग एड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। While utilizing group work, when utilizing group work, make sure that the student with HI can follow all the group members discussion। मीन्स आपको ये देखना है कि वो बच्चा कहीं चुपचाप तो नहीं बैठा है, वो ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका भी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमें चेक करना है। और उसको बाकी बच्चों के बीच प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें उसको कम्युनिकेशन का चांस देना है। अदरवाइज जो उसकी स्पीक है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, वो ऐसे ही अटक अटक के बोलता रहेगा। और जो ग्रुप्स हैं वो छोटे बनाने हैं हमने, छोटे छोटे स्टूडेंट्स, ये नहीं एक ग्रुप में हमने 10-15 बच्चे घुसा दिए, ऐसा नहीं करना है। हमें स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बनाने हैं, 5 स्टूडेंट्स के, 6 स्टूडेंट्स के, ऐसे करके। रिमाइंड द ग्रुप मेंबर्स टू टेक टर्न इन द स्पीकिंग टू अलाउ द स्टूडेंट। हमें इस स्टूडेंट जो HI वाला स्टूडेंट है, पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसी बच्चे को चांस नहीं देना है। पहले हमें 1-2 बच्चों को और बुलाना है। जब वो बच्चे बोल देंगे फिर धीरे धीरे इस बच्चे को पता चलेगा, थोड़ा आइडिया होगा, तब इसको चांस देना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में भी नहीं बुलाना है। इंक्रीज द चिल्ड्रन, हमें जितना हो सके इन बच्चों को बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इंक्रीज करना है, ठीक है, ताकि जो वो उनकी स्पीकिंग जो है वो इंक्रीज़ हो सके। अब देखो जैसे ये है, हम उसको फ्लाई बता रहे हैं, तो ये देखो, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये टीचर जो है वो हाथों के इशारे से बता रही है फ्लाई। देखो, ही सा अ बिग ब्लैक क्रो, हमने कलर को भी अलग से दिखाया है, क्रो को भी अलग से दिखाया है। ऐसे ही जैसे ये पैरट दिखाना है तो ग्रीन पैरट, यहाँ पे हम ग्रीन कलर ले सकते हैं, यहाँ पे पैरट का अलग से पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमें उसको जो है फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ और एग्जांपल्स के साथ जो है उसको दिखाना है या शो करना है चीज़ें। टीचिंग में टीचिंग लर्निंग, टीचिंग एड्स और TLM, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हमें लगता है कि इन सब का क्या बेनिफिट है, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्यों बना रहे हैं बार बार ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी को डिफरेंशिएशन मेथड भी बोलते हैं टीचिंग का, कि हमें अलग अलग, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि हमें अलग अलग ट्रिक्स टेक्निक्स यूज़ करके समझाना होता है बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चों को देख के समझ आता है, कुछ को सुनने से समझ आ जाता है, कुछ बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग आता है जब वो चीज़ें करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद ये छोटा सा है, बस ऑटिज़म के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑटिज़म वाले बच्चों को नॉर्मली हमारे क्लासरूम में हम लोगों के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस एक बार इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ये है क्या। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको ASD भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और ये ज़्यादातर जो है हमें पता चल जाता है जब बच्चा 3 साल की एज तक पहुंचता है ना, तब हमें पता चल जाता है कि उसकी जो रेगुलर डेवलपमेंट है, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बाकी बच्चों की तरह डेवलप नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इससे यानी 3 साल की एज तक जब बच्चा आता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है।
आप देखिए इसके लिए कुछ चेकलिस्ट हैं। ये जो बच्चा है आपके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के बातें नहीं करेगा, या तो नीचे देखता रहेगा, ठीक है, इधर उधर आप बातें कर रहे हैं वो सुनेगा और इधर उधर देखता रहेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, आप बार बार मतलब आप क्या करेंगे, चाइल्ड ऑफन रिपीट्स द वर्ड्स। एग्जाम्पल, जब आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो आप ही का क्वेश्चन रिपीट करने लग जाएगा या आंसर ही नहीं देगा, मन मन में ऐसे कुछ कुछ बोलता रहेगा धीरे धीरे, जो आप सुन ही नहीं सकते। वो बाकी बच्चों के साथ उसको एडजस्टमेंट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो रूल्स को उनको, क्योंकि वो जो है ना तो अपनी टर्न के लिए वेट कर सकते हैं, ना ही कोई रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, उनको समझ नहीं आती है रूल्स की। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए उससे ब्रेन में थोड़ी सी उनको समझ नहीं आ रही है कि क्या चल रहा होता है। जो है आंसर आप उसको बुलाओगे तो उसको नहीं पता होता कि तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे करके वो आंसर नहीं देता है जब भी उसका नाम बुलाया जाता है। चाइल्ड इज, लेकिन इन बच्चों का ये एक प्लस पॉइंट होता है कि उनके पास जो मेमोरी होती है, रोट मेमोरी यानी लर्निंग, रोट मतलब किसी चीज़ को रटने की मेमोरी जो है वो बहुत शार्प होती है। वो नंबर्स को, डेट्स को, फ़ोन नंबर्स को बहुत आसानी से रट सकते हैं। चलिए अभी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निष्पक्ष जन अधिकार कानून 2016। देखो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था डीफनेस के लिए वो था 2012 कानून, उसमें था 60 डेसिबल, लेकिन अब ये चेंज हो गया 2016 के अकॉर्डिंग। हमें कौन सी जो श्रवण क्षति की सीमा क्या हो गई है, अब ये हो गई है 70 डेसिबल तक, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विमंदित शब्द को किस शब्द के साथ प्रस्थापित किया गया। आई थिंक हिंदी में समझने में थोड़ा वो होगा, इसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। इसको किसके साथ चेंज कर दिया गया है, मेंटल डिसेबिलिटी के साथ, ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, और उसको किससे चेंज कर दिया गया, बौद्धिक अयोग्यता से। नेक्स्ट देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। देखो पाठ्य करिकुलम हमने पढ़ा था, अलग अलग टाइप का हो सकता है, उसको खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास ये भी हमने पढ़ा था, विभिन्न टीचिंग मेथड्स यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए ये कहीं भी नहीं पढ़ा कि उसको हमें कुछ विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देना है, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा ना हमने, ठीक है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। चलिए आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं मेरे से पहले क्वेश्चन पढ़ के। चलिए, विच ऑफ द एक्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। राइट टू एजुकेशन रिलेटेड है भाई, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर ये भी रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट ये भी रिलेटेड है, कस्टडी ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन, उन चिल्ड्रंस की कस्टडी हमें नहीं लेनी, उनकी कस्टडी उनके पेरेंट्स ही रखें या जो भी केयर टेकर है वो रखे, तो ये वाला एक्ट जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट along with normal student, what kind of treatment would you like to give him in the classroom। अगर आपके क्लास में एक विजुअली VI वाला बच्चा है, आपको चांस मिला है उसको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने का, तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से आपकी बाकी क्लास को प्रॉब्लम हो सकती है। यू विल टेक केयर विद अस। देखो टीचर को कभी भी सिंपैथी नहीं दिखानी होती है, कहीं भी सिंपैथी वर्ड आए वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, यू विल थिंक दैट देयर इज़ ब्लाइंडनेस इन हिज डेस्टिनी। हम ये सोच के छोड़ देंगे उसको कि अंधा होना ही उसकी किस्मत में है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। या फिर हम उसके लिए सीट अरेंज करेंगे इन द फ्रंट रो और उसको कुछ कन्वीनियंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सा दिख रहा है, आपको भी पता चल रहा है, सबको पढ़ने से समझ आ गया होगा दैट द 4th ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to RPW 2016, which of the following condition is
फॉर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के लिए कौन सी कंडीशन है, तो ब्लाइंडनेस के लिए ये दी हुई है भाई, विजुअल एक्विटी लेस देन 10, ये मैंने बताया था ना, इसके अंदर मीज़र किए करते हैं। कल वाली क्लास आप चेक करके देख सकते हैं, पिछली क्लास के अंदर 2 चीज़ें देखी थी हमने, ठीक है, एक तो विज़न देखा था और एक ये फील्ड ऑफ विज़न देखा था, ठीक है। फील्ड ऑफ विज़न को डिग्री में मीज़र करते हैं और ये वाली चीज़ को जो है एक्यूटी को हम लोग सेलनेस में मीज़र करते हैं। नेक्स्ट तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक सबको आता होगा, हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था डिस्ग्राफिया। मैंने आपको बताया था, देखो ग्राफिया को ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, ये ग्राफिया ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल लिखते हैं हम लोग किससे हैं, पेंसिल से, तो पेंसिल किसकी बनी होती है, पेंसिल के अंदर जो वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। तो यानी लिखने की से रिलेटेड हो गया ना, तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है, राइटिंग से। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कंप्रीहेंशन इज कॉल्ड एल्फीजिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो हमें लर्निंग डिसेबिलिटी बताना है। अब्यूजिव बिहेवियर मीन्स वो गाली दे के बात कर रहा है, या वो क्या कर रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, वॉज को सा पढ़ रहा है और 2 को 12 पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे लिख रहा है, राइटिंग। उसने पूछा लर्निंग डिसेबिलिटी, लो अटेंशन स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी मीन्स क्लास में टिक के नहीं बैठता, इधर उधर उछलता कूदता रहता है और पढ़ाने में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, और उसके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी आएगी, सबको पता है ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। और कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, चलो जल्दी से इसका नाम भी बता दीजिए, यस डिस्ग्राफिया। ये लिखने की प्रॉब्लम है जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग एक्सेप्ट। लर्निंग डिसेबिलिटी किसकी वजह से हो सकती है, सिर्फ एक को छोड़ के। देखो सेरेबल डिसफंक्शन, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर जो है कुछ डिसफंक्शन हो जाए। इमोशनल डिस्टर्बेंस मीन्स बच्चा बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब है, इसलिए वो उल्टा पुल्टा लिख रहा है या पढ़ रहा है, या बिहेवियर डिस्टर्बेंस। तो ये सब तो हो सकते हैं ना, इन सब की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। क्या नहीं हो सकता, कल्चरल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, CWSN, ये हमने पढ़ा था, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। CWSN की फुल फॉर्म क्या होगी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। ये सीटेट, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है आपका, सीटेट 2011 में। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रन by method developed by special children in special schools by special teachers in special schools। तो यही तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन की कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें उसको एजुकेशन कैसे देनी है। वही तो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा कि हमें स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी एक्सक्यूट टू डू अ लोअर लेवल वर्क। हमें, हमारी क्लास में एक बच्चा है 5th क्लास में, उसको VI है, विजुअली इम्पेयरमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको हम लोग कम काम दे दें, ठीक है, मतलब उसको लोअर लेवल का वर्क दे दें उसकी क्लास के कंपैरिजन में, या हम क्या कर सकते हैं, हम उसके पेरेंट्स को या उसके फ्रेंड को बोल सकते हैं कि उसके काम में हेल्प कर दो, या हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लास में नॉर्मली ट्रीट करेंगे और उसको सपोर्ट देंगे थ्रू ऑडियोज़ और CDs, या फिर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो क्या ऑप्शन होगा, ए, नॉर्मली ही ट्रीट करना है उसको क्लासरूम में, और उसको हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है, TLM जो है, टीचिंग एड है, वो सब दे के हमें उसको पढ़ाना है उन सब की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यू हैव बीन टोल्ड टू अकोमोडेट 2 मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन इन योर क्लास, यू विल। आपकी क्लास में आपको बोला गया आपको 2 मेंटली रिटायर्ड बच्चों को एडमिशन देना है, आप क्या करोगे, आप उनको एडमिशन देने से मना कर दोगे कि नहीं मैं इनको नहीं पढ़ा सकती, आप प्रिंसिपल को बोलेंगे कि उनके लिए अलग से क्लास लगाया जाए, ठीक है, या फिर आप उनके लिए टेक्निक सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, लर्न टेक्निक्स टू टीच सच स्टूडेंट्स।
एंड द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया क्या था हमारा? डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर था, मैथमेटिकल डिसऑर्डर था, रीडिंग डिसऑर्डर था या बिहेवियर डिसऑर्डर था? तो डिसलेक्सिया क्या था? रीडिंग डिसऑर्डर था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो टॉपिक हमने पढ़ा उस पर बेस। तो आज ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, उसके बाद अगली क्लास में अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।